हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि अधिशोषण के बारे में पढ़ रहे थे। और उस अधिशोषण की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टॉपिक चल रहा था प्रभावित करने वाले कारक। वो क्या होता है, क्या प्रोसेस उसके बेसिक पार्ट में चलती है, वो सब चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। अब प्रभावित करने वाले कारकों भी उसके टाइप्स मैं आपको बता चुकी थी। भौतिक और रासायनिक तक मैंने आपको करवा दिया था। फिर मैंने क्वेश्चन आपसे कि पूछा था कि ताप से और भौतिक जो अधिशोषण है उस दोनों के बीच में क्या, कि भौतिक अधिशोषण की जो प्रोसेस है वो ताप बढ़ाने पर कम हुई है, तो वो क्यों हुई है, ये क्वेश्चन का डिस्कस किया था मैंने। तो वो जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था जो समय की प्रोसेस है उस पर कि ठोस है, गैस है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो वो जो प्रोसेस है वो कहाँ भी हो सकती है, वो जो मतलब बैक भी चल सकती है, रिवर्स भी वो रिएक्शन हो सकती है। तो दो टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यानी कि ठीक है, क्रियाकारक से उत्पाद तो बना, लेकिन उत्पाद से भी वापस से क्रियाकारक के अंदर चेंज हो सकता है। क्या कर दिया जाए, साम्य की स्थिति में, साम्य पर अगर क्या कर दो आप, ताप जो है उसको इंक्रीज कर दो, तो उससे क्या होगा कि जो पश्चिम दिशा में साम्य तो था ही, उस पश्चिम दिशा में स्थापित हो जाता है। किस लिए, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जैसे वो बैक में चलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो एडजॉर्प्शन है वो मतलब कम होने लगेगा, जैसे मतलब अधिशोषण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर नेक्स्ट देखो, ताप की बात कर लिए, इसके सरफेस एरिया की बात कर ली, इसके अलावा अधिशोषण की प्रकृति की बात कर ली। अब जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो लेंगे हम प्रेशर लेंगे, लेकिन किसका, जो अधिशोषक शोष्य होता है ना, उस अधिशोष्य गैस का क्या दाब, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा एडजॉर्प्शन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण। और इसमें टॉपिक चल रहा था प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और इसमें अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो, बाकी सबकी प्रेशर का मान अगर क्या बताया हमने कि ज़्यादा हो गया, मतलब दाब का जो मान हमने क्या बताया कि ज़्यादा हो गया। अब उसका मान जब ज़्यादा होगा तो शोषण की मात्रा कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई, प्रेशर क्या हो गया, वहाँ पे बढ़ गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम अगर टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है, अगर ताप को कम कर देते हैं हम, तो अधिशोषक जो इनकी मात्रा की बात करें तो फिर से वो क्या बढ़ा रहे हैं उसकी सिचुएशन की तरफ, अधिशोषक के बाद जो मात्रा हो है उस पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या बताओगे कि जो जब किसका मान ज़्यादा हो, प्रेशर का मान ज़्यादा हो, तो प्रोसेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मान कैसा हो जाएगा इस प्रोसेस का, ज़्यादा हो जाएगा, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम बात कर लें ताप के साथ में, अगर ये जो प्रोसेस हम बोल रहे हैं अधिशोषक की मात्रा, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इसमें एक छोटा सा ग्राफ हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उस मात्रा की हम बात करते हैं कि वो किसके बारे में बता रही है एक्चुअल में,
और वो जो ग्राफ हमें मिलना है वो कैसे मिलना है वो चीज़ हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम ग्राफ खींच के देखते हैं किसके बीच में, अधिशोषण की मात्रा एक तो है ना, और दूसरा ग्राफ हम दाब के बीच में लेंगे। तो इसमें एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक हमने किसका लिया है, हमने प्रेशर का लिया है, ठीक है। तो इसमें पता है क्या होता है कि जो ग्राफ हमें इसमें मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। देखो इसके कहने का मतलब आप समझे कि देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे तो है लेकिन ये जो मान आप देख रहे हो ना ये वाला, यहाँ पे ये मतलब कौन सा नियत है, ये मान कैसा बताया आपको, नियत बताया है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो क्या है सिचुएशन की, प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ रहा है। नाम अगर हम इसका देखते हो देखो शुरू में तो कैसे बोल सकते हैं ये चीज, हम पहले चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो पहले तो बढ़ रहा है और फिर जाके ये नियत हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इफेक्ट करते, तभी तो हमने इसका टॉपिक इंक्लूड किया। हमने प्रभावित करने वाले कारक कि शुरू में तो तेजी से बढ़ रहा है और फिर कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगला जो छोटा सा पॉइंट हमारा आता है उसको हम बोलते हैं अधिशोषण समतापीय, है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में किस चीज के बारे में बताया गया। आपको पता है इसमें एक छोटा सा रिलेशन हम देखते हैं, यानी कि इसमें हम एक्चुअल में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो रिलेशन हम बोल रहे हैं कि एक तो देखो टॉपिक पॉइंट हम ले रहे हैं x/m, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा पहली चीज तो ये। तो इसमें हम इस चीज के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो चीज क्या आती है कि अगर हम कंडीशन एक अप्लाई करें इस पे, जिसको हम बोलते हैं स्थिर दाब पर, है ना। स्थिर दाब पर अगर मैं बात करूं तो उस पर ये जो अधिशोषण के प्रोसेस है उसमें मैंने आपको बताया दो चीजें मेनली इंक्लूड होती है, अधिशोषक और अधिशोषक। तो उस स्थिर ताप पर जो अधिशोष्य है उसके द्वारा अधिशोषण के प्रोसेस तो है, लेकिन वो जो गैस होगी ना उसकी मात्रा को दाब के साथ में एक्चुअल में क्या होता है, मतलब चेंज होता है, ठीक है। यानी कि उसको हम इसमें एक ग्राफ या एक वक्र जो हम बोलते हैं उससे शो किया जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी बोलते हैं। एक्चुअल में इस चीज के बारे में पता तो होना चाहिए कि चीज क्या है, यानी कि हम इसमें अधिशोषण की जो मात्रा है। अब देखो इसके अंदर आपको समझ में आई, इसमें ये पॉइंट में लिख दिया कि x/m तो आप क्या बताओगे, अधिशोषण की मात्रा। इसमें छोटे छोटे कई पॉइंट इंक्लूड करेंगे हम, जैसे कि x है, m है और एक रिलेशन भी बताएंगे। तो अधिशोषण समतापी आप किसको बोलेंगे कि स्थिर ताप पर अधिशोषक के द्वारा जो अधिशोषण या जो मतलब वो जो अधिशोषण हो रहा है प्रोसेस का, यानी कि यहाँ पे गैस की जो मात्रा है उसको दाब के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन। उसको कैसे शो करना है, एक वक्र के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से उसको शो किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, अधिशोषण समतापी बोला जाता है, ठीक है। ये तो इसकी बात हो गई कि इसमें एक्चुअल में किस चीज को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर फिर अगर मैं दूसरी चीज की अगर बात करूं तो वो क्या है कि जो अधिशोषक है उसको कैसे एकत्र किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें ये पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो अधिशोषित जो है अधिशोषक के साथ में अगर देखूं मैं तो एक्चुअल में इनका रेशियो हो गया ये x/m जो है, जैसे हमने बोल दिया कि x है तो अधिशोषित जो मात्रा हमने बताई है अधिशोषित अधिशोषक के, उसका अनुपात है m के लिए अधिशोषक का एकत्र किया गया है। यानी कि वो जो एक तरीके से उसके जैसे मास की बात कर लेते हैं किसी के पॉइंट की हम, तो इसमें टोटल मात्रा में आप अगर कुछ भी याद है तो बस ये ध्यान रखो कि x/m क्या है, एक मात्रा ली है हमने, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन निकल के आता है, छोटा सा रिलेशन, जो ये जो अधिशोषण की मात्रा ना इसी से रिलेटेड है वो, ठीक है। उसको बोलता है x/m प्रोपोर्शनल टू x/m जो है वो समानुपाती है किसके, p। ये छोटा सा इम्पोर्टेंट सा
रेशियो जो कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि ये रेशियो क्या है। बाकी अभिजिता बोले इसमें अधिशोषण क्षमता में जो उसके अनुसार ये जो प्रोसेस है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जो छोटे छोटे प्रोसेस है, अगर वो आपसे और कुछ ना कुछ किसी नाम से और इस इक्वेशन को अगर वो क्लियर करवाता है तो आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है ना, तो पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सब वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। सब कीजिए वीडियोज़ को लाइक और शेयर, और हमारे साथ में सभी सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। सो स्टूडेंट्स, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकल के आई है, जो कि आपने देखी भी। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर ले, फिर इसके पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे कि एक्चुअल में ये सारी जो चीज़ें हमने देखी हैं वो किससे रिलेटेड है, वो किस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये जो समानुपाती वाला चिन्ह है इसको हटाऊं तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो, ये जो बीच में समानुपाती होता है, किसी भी कोई भी चीज़ के बीच में, चलो ऐसे लगा लो दो लोग हैं, उनके बीच में कोई तीसरा बंदा घुसने की कोशिश कर रहा है, घुसा हुआ ही है, पहले बोल रहे कि मैं तो नहीं हटूंगा, भाई सीधी बात है, नहीं हटता है तो उससे रिक्वेस्ट की जाती है कोई हट जा, तो वो क्या बोलता है कि मैं तो हटूंगा लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे काम करके जाऊंगा यहाँ पे कि यह पहचान तो रहे कि यहाँ पे मैं था, है ना। जैसे रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, आप जा रहे हो, इधर आपका घर है और इधर आप, और रास्ते में बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। अब आपको जाने को जगह नहीं मिल रही, रास्ता भी इतना ही है कि वो पत्थर हटे तो ही आप जा सको, पत्थर है जो है ऐसा भी है नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़ के कूद के जाओगे, परेशानी करने की क्या जरूरत है भाई, हटा दो उसको, पत्थर भी तो है। तो आप क्या करते हो, उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हो। अगर वो भारी पत्थर होता है तो उसको फेंकने में, उसको हटाने में आपको अकेले को अगर दमखम लगाना पड़ता है तो आपको चोट लग जाती है कई बार, है ना, छिल जाता है, कहीं से भी स्क्रैच वगैरह होकर लग जाता है कहीं पे भी। तो वो प्रोसेस क्या है कि उसने आपको जख्म दिया, मतलब उसने आप पे निशानी छोड़ी, आपको पूछेगा तो कहाँ से लगी, उस पत्थर को उठाया वैसे लगी। तो इसी तरीके से समानुपाती बोलता है कि मैं तो जाऊंगा लेकिन कुछ ना कुछ निशानी छोड़ के जाऊंगा। तो बोले ठीक है भाई, तेरे को, हमें तो जाना है भाई, हमें तो मिलने दे तू। तो इसलिए ये क्या करता है, यहाँ पे अपनी निशानी छोड़ के जाता है। कैसे कि x/m = k। ठीक है, कि मैं तो यहाँ पे था जो था, अब यहाँ पे हट गया और अपनी जगह इसने इसको छोड़ दिया। इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, इसको हम एक कांस्टेंट के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्या मिल गई, एक कांस्टेंट मिल गया है। ये प्रोसेस आती है। तो दूसरा, जैसे हमने बोल दिया कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, ये जो मात्रा हम बता रहे हैं तो इसकी मात्रा है अधिशोषण की, यानी कि यहाँ पे k और n की अगर मैं बात कर दूं, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है, यानी कि जो किसी, मतलब एक जो मतलब परमानेंट टेम्परेचर, मतलब निश्चित ताप जो होता है ना, उस पर अधिशोषक और जो गैस की बात हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उससे उसकी जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो सिचुएशन एक में ले लूं क्या, जैसे निम्न दाब पर, कंडीशन क्या ली है मैंने, दो कंडीशन ले रही हूं मैं यहाँ पे, देखो वो कौन सी है। एक तो पोजीशन हम लेते हैं कि जब जो प्रेशर है ना वो लो हो, यानी कि प्रेशर का मान कैसा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। ठीक है, तो जब आपको ये पता चला कि दाब का मान कम है तो आप इसी की तो मात्रा देखोगे, तो इससे और इसका कनेक्शन क्या है, मतलब आप खुद देखो, मैंने पहले भी इस चीज को बताया था कि दाब बढ़ाने पर बढ़ती है ना। दाब बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और अगर मैं बात कर दूं, अगर प्रेशर का मान ज़्यादा कर दूं तो उस पर वो पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करेगी। हमने तो बोल दिया कि ठीक है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, सिचुएशन ये होती है तो इसमें दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, और अगर उच्च दाब की सिचुएशन हो जाए तो इसकी जो मात्रा है उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, जो कंडीशन हो रही है वो तो होती जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे
मान लो हमने ये जो बार बार हम बात कर रहे हैं इस प्रोसेस की, कि प्रेशर की अगर बात करें तो वो कैसे होता है कि प्रेशर का जो मान है, यानी कि इसके जो मान लो घात ही हो गई ये, तो उसके ऊपर डिपेंड की बात करते हैं। अब इसी के अंदर देखो एक छोटा सा टॉपिक और हम इंक्लूड करें तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर समझ लेंगे इसकी पूरी प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा टॉपिक क्या आता है, अभी तो क्या पढ़ा, देखो पहले अधिशोषण पढ़ा, फिर उसके ऊपर प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ने स्टार्ट किया, उसके ऊपर ताप का, दाब का, अधिशोषण अधिशोषण की प्रकृति का और जो सरफेस एरिया होता है उसकी बात हमने करी। अब क्या आता है, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया अधिशोषण समतापी। अब इससे रिलेटेड जो वक्र होता है ना, उस वक्र के बारे में हमने पढ़ना है कि जो इससे ग्राफ में अगर सिचुएशन इसकी देखना चाहें तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो विलयन होते हैं, ठीक है, अवस्थाएं जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अधिशोषण की मात्रा की मैं बात करूँ, ठोस विलयन की बात करूँ कि उसमें घुले हुए जो पदार्थ हैं उसका अधिशोषण की मैं बात करूँ, तो ये जो पॉइंट है ये हम इंक्लूड करेंगे अधिशोषण समतापी वक्र में, है ना। पहले अब मैं आपको एक बार इसके जो इफेक्ट है ना ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, है ना, क्योंकि देखिए इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये जो चीज़ आपने देखने को मिली है इसका जरूर ध्यान रखना है कि एक्चुअल में ये चीज़ें हमें किसके बारे में बताना चाह रही हैं। हमने तो बोल दिया कि ये अधिशोषण समतापी वक्र जो है, सॉरी अधिशोषण समतापी में एक्चुअल में हम किस चीज़ के बारे में बताएंगे, हम कैसे शो करेंगे। तो हमने तो बता दिया स्थिर ताप हो, ताप मतलब कैसे कांस्टेंट है। तो आप मुझे फॉर एग्जांपल आप इसको ग्राफ को ले लो आप, है ना, इस ग्राफ में देखो कांस्टेंट है ना प्रेशर, ये पी का ही मान है, आपको बताया था कि नियत मान है, ठीक है। तो इसका मान प्रेशर का कैसा बताया कि हमने नियत बताया, फिर क्या बोला कि अधिशोषण हो रहा है, गैस की मात्रा दाब के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और उसको अगर आप एक ग्राफ के थ्रू शो करते हो तो वो कौन सा बताना है, हमने शोषण समतापी बताया, ठीक है। तो अब इससे आगे जो टॉपिक मैंने बताया ना शोषण समतापी वक्र, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, है ना, फिर उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। और आपका आज का क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपने ये बताने कि गुआनो क्या होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।